हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स 12वीं भौतिकी का अध्याय 7 चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा एसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ पर प्रयुक्त एसी वोल्टता अर्थात सीरीज एलसीआर एसी सर्किट को डिस्कस किया जाएगा, जो सभी 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ को हम जानेंगे कि श्रेणीबद्ध एलसीआर एसी परिपथ प्रत्यावर्ती धारा परिपथ क्या है। जब प्रेरकत्व L, धारिता C एवं प्रतिरोध को एक साथ जोड़ा जाता है ताकि प्रत्येक अवयव से होकर, मतलब प्रेरक, संचक एवं प्रतिरोधक से होकर समान धारा अर्थात एक ही धारा प्रवाहित हो, तो इसे एलसीआर श्रेणी क्रम या श्रेणीबद्ध परिपथ कहा जाता है तथा इस परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा, माना कि कैपिटल आई, वह एल, सी एवं आर के श्रेणीबद्ध संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन के सिरों को एसी स्रोत से जोड़ने पर प्राप्त होती है। परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा आई। एसी स्रोत को जब एल, सी एवं आर के श्रेणीबद्ध संयोजन के साथ संयोजित किया जाता है तो इस परिपथ के बाएं सिरे पर, बायां सिरा धन विभव पर एवं दायां सिरा प्रतिरोध के बगल वाला ऋण विभव पर चला आता है। मतलब बाएं सिरे जो प्रेरक के बगल में जो बिंदु है जहां पर जोड़ा गया है तार से एसी स्रोत को, तो वह बिंदु धन विभव पर आ जाता है, जबकि दूसरा सिरा, मतलब एलसीआर संयोजन का दूसरा सिरा जो आर के दाईं ओर है वह ऋण विभव पर चला आता है। चूंकि एसी स्रोत का यह संकेत दर्शाया गया है, जिसमें एसी स्रोत का संकेत को हम एसी प्रत्यावर्ती धारा का तरंग रूप, जो कि साइन तरंग के समान होता है या साइन तरंग होता है, तो उसके तरंग रूप को छोटे रूप में लिखकर, जिसमें कि आधा भाग धनात्मक है एवं आधा भाग ऋणात्मक है, ऊपर वाला जो शीर्ष है इस तरंग रूप का, एसी का तरंग रूप का, वह धनात्मक है एवं गर्त ऋणात्मक है। तो इस तरंग रूप को, साइन तरंग के तरंग रूप को या प्रत्यावर्ती धारा का जो तरंग रूप है, वेव फॉर्म, उसे जब एक सर्किल के अंदर, वृत्त के अंदर रखा जाता है तो यह एसी सर्किट का यह एसी स्रोत का संकेत होता है। एवं इस संकेत को इस चित्र में दर्शाया गया है। तो चित्र एक श्रेणीबद्ध एलसीआर एसी परिपथ है। अब जब एलसीआर परिपथ को जिस एसी स्रोत से जोड़ा जाता है उसकी वोल्टता या वोल्टेज को या विभवांतर को हम V से सूचित करते हैं एवं उसके तात्क्षणिक मान को V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से व्यक्त किया जा सकता है। तो लिखते हैं एलसीआर मतलब प्रेरकत्व L, धारिता C एवं प्रतिरोध R के श्रेणीबद्ध संयोजन को, श्रेणी क्रम संयोजन को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत एसी से जोड़ा जाता है, एसी स्रोत से जोड़ा जाता है, जिसके प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है। इसे समीकरण 1 मान लिया जाए तो एलसीआर श्रेणी क्रम संयोजन, तीनों का संयोजन ले लिया जाता है, प्रेरक का, संचक का, संधारित्र का एवं प्रतिरोध का। तो एलसीआर श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। एलसीआर श्रेणी क्रम संयोजन को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, जिसे शॉर्ट में हम ए डॉट सी डॉट एसी स्रोत
से जोड़ा जाता है, जब LCR श्रेणी क्रम संयोजन को AC सोर्स से जोड़ा जाता है, तो इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, I है, तथा AC वोल्टता का तात्कालिक मान। तो परिपथ में मतलब LCR श्रेणीबद्ध AC परिपथ में, तो परिपथ में धारा I प्रवाहित होने लगती है, धारा मतलब प्रत्यावर्ती धारा I प्रवाहित होने लगती है, तथा AC वोल्टता, जो AC स्रोत का जो वोल्टेज है, वोल्टता, AC वोल्टेज या वोल्टता का, AC वोल्टता कौन है, V है, सपोज किया हमने, V संकेत से तात्कालिक मान है। AC वोल्टता का तात्कालिक मान, AC वोल्टता के तात्कालिक मान, के तात्कालिक मान का मतलब क्या हुआ, T समय पर मान, स्मॉल t समय पर जो मान है तात्कालिक वोल्टता का, वह क्या है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के तात्कालिक वोल्टता का, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का जो t समय पर मान है, वह तात्कालिक मान V है। एवं V0 क्या है, V0 क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का, प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान है, महत्तम मान है, अधिकतम मान है V0, पीक वोल्टेज। तथा AC वोल्टता AC वोल्टता के तात्क्षणिक, AC वोल्टता का तात्क्षणिक मान, तात्क्षणिक इंस्टेंटेनियस वैल्यू इसे अंग्रेजी में कहा जाता है, तात्क्षणिक मान, तो हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, V बराबर V0 साइन ओमेगा t, समीकरण 1 दे दिया जाए। अब प्रेरक L, प्रेरक या कुंडली जिसका प्रेरकत्व तो L है, तो इससे होकर जब धारा श्रेणी, चूंकि श्रेणी L, C एवं R के संयोजन का यह श्रेणी क्रम संयोजन है, तो प्रत्येक अवयव से समान धारा बहेगी, माने L से भी कितनी धारा बहेगी, I धारा बहेगी, कैपेसिटर में भी कितनी धारा जाएगी, I जाएगी, एंड प्रतिरोधक में जिसका प्रतिरोध R है उसमें कितनी धारा जाएगी, I ही जाएगी। तो पूरे परिपथ में धारा I प्रवाहित होगी, एंड LCR परिपथ के प्रत्येक अवयव में, मतलब L से होकर भी I धारा, C से भी होकर I धारा एवं R से भी होकर I धारा ही प्रवाहित होगी। तो जब प्रेरक या कुंडली जिसका प्रेरकत्व L है उससे धारा I प्रवाहित होती है, तो प्रेरक के सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा, तीनों अवयवों, मतलब LCR श्रेणीबद्ध AC परिपथ के तीनों अवयव कौन कौन है, 3 कंपोनेंट्स, प्रेरक है, कुंडली है, कॉइल जिसका प्रेरकत्व L है, दूसरा क्या है, संधारित्र या संचक है जिसकी धारिता C है, एवं तीसरा अवयव क्या है, LCR श्रेणीबद्ध AC परिपथ का वह प्रतिरोध है, जिसका प्रतिरोधक है, जिसका प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R है। तो तीनों अवयवों से चूंकि समान धारा, श्रेणीबद्ध संयोजन है, तो प्रत्येक अवयव से समान धारा प्रवाहित होने से क्या होगा, प्रत्येक अवयवों के सिरों के बीच वोल्टता मतलब विभवांतर या विभवांतर PD, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होगा। तो सबसे पहले यहाँ जुड़ा हुआ है LCR सीरीज परिपथ में, कौन सा जुड़ा हुआ है, प्रेरक है, तो उसके सिरों का बीच का विभवांतर कितना होगा, VL होगा, VL। फिर कैपेसिटर है, संधारित्र है, उसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा, संधारित्र से भी धारा I प्रवाहित होगी, जो कि संधारित्र को चार्ज करने के लिए, आवेशित करने में उपयोग आएगा। तो संधारित्र के भी दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा, VC होगा, VC। संधारित्र के प्लेटों का के बीच विभवांतर VC होगा। फिर जब धारा, वही धारा I प्रतिरोधक से प्रवाहित होगी जिसका प्रतिरोध R है, तो प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा, VR हो जाएगा। प्रतिरोधक के सिरों का विभवांतर कितना हो जाएगा, VR हो जाएगा। V के सफिक्स में कैपिटल R होगा जो प्रतिरोध का संकेत है। तो प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर कितना हो गया, VR हो गया। एंड परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा पूरे परिपथ में I है, तो इसलिए जो विभवांतर होगा प्रेरक के सिरों के बीच का VL, संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर VC, संधारित्र को संचक भी कहा जाता है, कंडेंसर या कैपेसिटर। एंड प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध R है उसके सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा, VR होगा। तो यह जो आरोपित वोल्टेज है प्रत्यावर्ती धारा, क्योंकि LC एवं R के श्रेणीबद्ध संयोजन को हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत AC स्रोत से जोड़े हैं, जिसके संकेत को यहाँ दर्शाया गया है। एंड इसके वोल्टता का तात्क्षणिक मान V बराबर V0 साइन ओमेगा t है, जहाँ ओमेगा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का कोणीय वेग है। तो जब आरोपित वोल्टता V है LCR के श्रेणीबद्ध संयोजन के सिरों के बीच, तो यह जो विभवांतर होगा V, वह प्रेरक के सिरों के बीच का विभवांतर VL
संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर VC एवं प्रतिरोधक R के सिरों के बीच का विभवांतर के तीनों के योगफल के बराबर हो जाएगा। इसलिए वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए प्रत्यावर्ती वोल्टता V का जो तात्क्षणिक मान होगा या प्रत्यावर्ती विभवांतर V होगा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का, वह V का क्या हो जाएगा VL प्लस VC प्लस VR, तीनों के जोड़ के बराबर हो जाएगा। आरोपित जो प्रत्यावर्ती विभवांतर है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का, तो वह LCR श्रेणीबद्ध परिपथ के तीनों अवयवों के सिरों के बीच विभवांतर VL, VC एवं VR के योगफल के बराबर होगा। अब हम कला संकेतक आरेख की सहायता से VL, VC एवं VR को दर्शा सकते हैं, जिससे कि हम इस परिपथ में प्रवाहित LCR श्रेणीबद्ध AC परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I के वैल्यू को मालूम कर सकें। तो उसके लिए कला संकेतक आरेख का उपयोग किया जाता है। कला संकेतक आरेख में प्रत्यावर्ती वोल्टेज एवं प्रत्यावर्ती धारा के बीच कला कोण को, कितना कला कोण है, कितना कोण से आगे या पीछे है, वोल्टेज या करंट या समान कला में है, तो उसे दर्शाया जाता है कला संकेतक आरेख में, जिसे फेजर डायग्राम कहा जाता है। एंड प्रत्यावर्ती वोल्टेज V एवं प्रत्यावर्ती धारा I दोनों समय के साथ परिवर्तित होते हैं, तो इन दोनों राशियों को कला संकेतक फेजर्स कहा जाता है। तो इस कला संकेतक आरेख जिसे चित्र 2 में दर्शाया गया है, जो कि इसी परिपथ का है, श्रेणीबद्ध LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ AC परिपथ का ही कला संकेतक आरेख को चित्र 2 में दर्शाया गया है। और इस कला संकेतक आरेख को स्केच करने के लिए, खींचने के लिए हमने प्रतिरोधक AC परिपथ, प्रेरक युक्त AC परिपथ एवं संधारित्र युक्त AC परिपथ, तीनों का अलग अलग नेचर हम जानते हैं, और उसके आधार पर यह कला संकेतक आरेख श्रेणीबद्ध LCR AC परिपथ का चित्र 2 में खींचा गया है। क्योंकि प्रतिरोधक युक्त परिपथ में प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर VR तथा धारा समान कला में होते हैं, तो यहाँ पर OA के द्वारा VR को, यहाँ पर VR जो है प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर है, R के सिरों के बीच का विभवांतर है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध R है, तो उसके सिरों के बीच का विभवांतर को हमने X एक्सिस के अनुदेश OA द्वारा दर्शाया है चित्र 2 के कला संकेतक आरेख में। एंड हम यह भी जानते हैं प्रतिरोधक युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से कि जिस परिपथ में AC परिपथ में केवल प्रतिरोधक होता है, तो उसमें प्रतिरोधक के सिरों का विभवांतर VR एवं परिपथ में बहने वाली धारा समान कला में होती है, तो कला कोण फाई का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए विद्युत धारा को भी हमने धनात्मक एक्सिस की दिशा में दर्शाया है, एवं धनात्मक एक्सिस की दिशा में ही प्रतिरोधक R के सिरों के बीच का विभवांतर VR को भी दर्शाया है, जिसे OA के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर VR किसके द्वारा रिप्रेजेंट है फेजर डायग्राम में, तो चित्र 2 में कला संकेतक आरेख है, तो लिखें चित्र 2 में मतलब कला संकेतक आरेख में ब्रैकेट में लिखते हैं कला संकेतक आरेख, कला संकेतक, चित्र 2 का मतलब है कला संकेतक आरेख, कला संकेतक आरेख में ब्रैकेट क्लोज कर दें, उसके बाद लिखें में OA द्वारा, जो VL है वह OA द्वारा दर्शाया गया है, OA रिप्रेजेंट कर रहा है, OA द्वारा VL है, और VL क्या है, सॉरी VR है प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर, एवं ओम के नियम से VR का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। VR इक्वल टू कितना होता है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध R है, उसे होकर धारा I प्रवाहित हो, तो प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा, I इंटू R, तो VR का मान कितना हो जाएगा, I इंटू R, जिसे OA द्वारा दर्शाया गया है। किसके अनुदेश दिखाया गया है, एक्स अक्ष अनुदेश, धनात्मक एक्स अक्ष अनुदेश, यह भी लिखना है प्लस एक्स अक्ष की दिशा में है, की दिशा में, या अनुरेख लिख सकते थे। अब हम प्रेरक युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पर विचार करें। तो अभी हम जानते हैं प्रेरक युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक या कुंडली जिसका प्रेरकत्व तो L है, इसके सिरों के बीच का विभवांतर को चित्र 1 में दर्शाया गया है VL के द्वारा। तो प्रेरक के सिरों के बीच का विभवांतर VL धारा से, मतलब परिपथ में, प्रेरक युक्त परिपथ में बहने वाली धारा I से π/2 कला कोण से आगे होता है। ये π/2 का मतलब 90 डिग्री, π/2 कला कोण से आगे होता है VL
प्रेरक के सिरों के बीच का विभवांतर किससे? धारा से, धारा आई से। धारा को हमने किस दिशा में लिया है? धनात्मक एक्स की दिशा में लिया है इस कला संकेतक आरेख चित्र 2 में। तो चूंकि धारा से प्रेरक के सिरों के बीच का विभवांतर VL π/2 माने 90 डिग्री कला π/2 रेडियन या 90 डिग्री कोण से आगे होता है, इसलिए यहाँ पर VL को हम OB के द्वारा धनात्मक y अक्ष की दिशा में दर्शाए हैं, जो कि x अक्ष के उन्देश्य दर्शाई गई धारा की दिशा से 90 डिग्री के कोण पर है और ऊपर की ओर है। एवं अब संधारित्र प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में का भी नेचर हम जानते हैं कि उसमें संधारित्र प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संचक जुड़ा हो, तो संचक के सिरों के बीच का या संचक के प्लेटों के बीच का विभवांतर VC उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I से π/2 रेडियन कलाकोण या 90 डिग्री कलाकोण से पीछे होता है। तो चूंकि हमने धनात्मक एक्स की दिशा में धारा को दिखाया है, दर्शाया है इस कला संकेतक आरेख में चित्र 2 में, तो इसलिए VC मतलब संधारित्र के सिरों के बीच का संधारित्र के सिरों या प्लेटों के बीच का विभवांतर VC विद्युत धारा से माने उस एसी परिपथ में संधारित्र एसी परिपथ में बहने वाली धारा से π/2 रेडियन या 90 डिग्री कलाकोण से पीछे होगा। इसलिए यहाँ पर VC को उस OD के द्वारा ऋणात्मक y अक्ष की दिशा में दर्शाया गया है, जबकि धारा चूंकि पहले ही दर्शाया दिया गया है धनात्मक एक्स की दिशा में, तो यहाँ पर VC जो हो गया वह विद्युत धारा I की दिशा से पीछे हो गया ऋणात्मक अक्ष की दिशा में दर्शाने से, जबकि VL चूंकि धारा से π/2 रेडियन या 90 डिग्री के कलाकोण से आगे होता है, इसलिए VL को OB के द्वारा कला संकेतक आरेख में धनात्मक y अक्ष की दिशा में दर्शाया गया है। तो अब OB द्वारा हम किसे दर्शाए हैं? VL मतलब प्रेरक या कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर, जिसका प्रेरकत्व तो क्या है? L है। इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना है? VL है, जो चित्र 1 में एक के श्रेणीबद्ध LCR इसी परिपथ में दर्शाया गया है। तो VL कितना हो जाएगा? अब यह विभवांतर कितना होगा? धारा तो I है, परिपथ में बहने वाली धारा, प्रत्येक अवयव से बहने वाली धारा I ही है। प्रेरकत्व तो L से, संधारित्र C से और प्रतिरोधार से, सभी में श्रेणीबद्ध परिपथ है तो समान धारा बहेगी। I तो है, लेकिन अब यहाँ चूंकि प्रतिरोधक का प्रतिरोध तो R था, ओम का नियम से I/R। अब यहाँ पर संधारित्र का प्रतिरोध को किस चीज से व्यक्त किया जाएगा? तो संधारित्र के प्रतिरोध को हम एक्सेल संकेत से मैंने व्यक्त करते हैं, लेकिन उसका जो फॉर्मूला होता है प्रेरणिक प्रतिघात कहा जाता है, L ओमेगा से सूचित किया जाता है। मतलब संकेत तो प्रेरणिक प्रतिघात, मतलब प्रेरक का प्रतिरोध को, प्रेरक या कुंडली का प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? प्रेरणिक प्रतिघात। इंडक्टिव रिएक्टेंस अंग्रेजी में संकेत एक्सेल होता है, सूत्र क्या होता है प्रेरणिक प्रतिघात का? L × ओमेगा। तो VL इक्वल टू क्या हो गया? I × एक्सेल या I × L ओमेगा। और ये किस दिशा में दर्शाए हैं VL को? धनात्मक y अक्ष की दिशा में। कैसे दर्शाए हैं? क्योंकि प्रेरक युक्त प्रत्यावर्ती धारा इसी परिपथ में प्रेरक के सिरों के बीच का विभवांतर VL उस परिपथ में बहने वाली धारा I से 90 डिग्री कलाकोण से आगे होता है, इसलिए धनात्मक, क्योंकि हमने धारा को प्रत्यावर्ती धारा I को एक्स अक्ष की दिशा में दिखाया है, धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में। तो VL चूंकि प्रेरक के सिरों के बीच का विभवांतर वोल्टेज वह धारा से आगे रहता है, तो इसलिए VL को धनात्मक y अक्ष की दिशा में दर्शाया गया है कला संकेतक आरेख में। तो ये भी OB रिप्रेजेंट करता है कला संकेतक आरेख में, OB दर्शाता है VL को दर्शाया गया है, जो कि I × L ओमेगा होगा। L ओमेगा क्या है? प्रेरणिक प्रतिघात है, प्रेरक का प्रतिरोध है। तो यह धनात्मक प्लस y अक्ष की दिशा में है, इसे लिख लें ब्रैकेट में, प्लस y अक्ष की दिशा में। एवं अब एक अवयव रह गया जिसके बारे में मैंने अभी जानकारी दिया है। OD द्वारा VC को रिप्रेजेंट किया गया है। OD द्वारा ऋणात्मक y अक्ष की दिशा में संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर VC दर्शाया गया है। एंड VC के लिए क्या होगा? VC संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर, धारा गुने प्रतिरोध, ओम का नियम से हम जानते हैं। तो धारा तो सभी में I ही है, प्रत्येक अवयव में, तो धारा तो I हो गया। अब संधारित्र या संचर का प्रतिरोध को धारितीय प्रतिघात कहा जाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसका सूत्र 1/c ओमेगा होता है एवं संकेत XC होता है, कैपिटल X सफिक्स में C। तो सूत्र हो गया धारितीय प्रतिघात का, संचर के प्रतिरोध का 1/c ओमेगा। तो I × 1/c ओमेगा वह विभवांतर हो गया संधारित्र के प्लेटों के बीच, जिसे चित्र 2 के कला संकेतक आरेख में OD द्वारा ऋणात्मक y अक्ष की दिशा में दर्शाया गया है। क्योंकि संधारित्र प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, जैसा कि मैंने पहले बताया कि संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर VC
उसमें उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई से 90 डिग्री या π/2 रेडियन कलाकोण से पीछे होता है। इसलिए यहाँ पर VC को ऋणात्मक y की दिशा में दर्शाया गया है, क्योंकि विद्युत धारा को हम पहले ही हमने धनात्मक x की दिशा में दर्शाया है। तो यह हो गया, मैंने VC OD के द्वारा VC को निरूपित किया गया चित्र 2 के कला संकेतक आरेख में। एंड इसकी दिशा किधर है? -y की दिशा में, -y की दिशा में। इस प्रकार हमें LCR श्रेणीबद्ध प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के तीनों अवयवों L, C एवं R के सिरों के बीच का विभवांतर का मान भी प्राप्त हो गया एवं उसके दिशा की जानकारी भी फेजर कला संकेतक आरेख की सहायता से मिल गई। अब इन तीनों को मिलाकर VR, VL और VC को हमने यहाँ OA, OB, OD द्वारा कला संकेतक आरेख में दर्शाया गया है। तो इसके सूत्र को अब हम इक्वेशन 3 मान लें, तीनों को मिलाकर इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 हो गया तीनों को मिलाकर। अब इसमें हम जब VL का मान VC से अधिक हो तो उस स्थिति में OB का जो मान है, मैग्नीट्यूड, OB की जो लंबाई है, OB को जिस रेखा द्वारा दर्शाया गया है धनात्मक y की दिशा में, जिसके द्वारा VL को दर्शाया गया है OB के द्वारा, तो OB रेखा की लंबाई OC को ऋणात्मक y की दिशा में, OD को ऋणात्मक y की दिशा में दर्शाया गया है, और OD रेखा की लंबाई के द्वारा संधारित्र के प्लेटों के बीच के विभवांतर को दर्शाया गया है VC को, जबकि धनात्मक y की दिशा में प्रेरक या कुंडली जिसका प्रेरकत्व L है, इसके सिरों के बीच के विभवांतर को दर्शाया गया है। तो यदि VL का मान VC से अधिक होगा तो OB की जो लंबाई होगी वह OC की लंबाई OD जो ऋणात्मक y की दिशा में VC को दर्शाता है उससे अधिक होगी। तो इसलिए यहाँ पर वही सिचुएशन हम यहाँ पर सपोर्ट किया गया है, माना गया है यदि VL का मान VC से ज्यादा है। इसकी विपरीत स्थिति को भी कंसीडर किया जा सकता है, माना जा सकता है। जब VC बड़ा हो VL से तो वह स्थिति भी हो सकती है। तो उस स्थिति में OD की जो लंबाई होगी, OD जिसके द्वारा VC को रिप्रेजेंट किया गया है उसकी लंबाई OB जिसके द्वारा VL को रिप्रेजेंट किया गया है उससे अधिक होगी। माने VC को दर्शाने वाला रेखा की लंबाई OD VL को दर्शाने वाली रेखा की लंबाई OB से अधिक होगी जब VC बड़ा होगा VL से। लेकिन इस चित्र में, इस कला संकेतक आरेख में हमने VL को VC से बड़ा माना है, इसलिए OB रेखा की जो लंबाई होगी जिसके द्वारा VC को दर्शाया गया है वह लंबाई VL को दर्शाया गया है OB रेखा की लंबाई द्वारा, तो उसकी लंबाई VC को दर्शाने वाले रेखा की लंबाई OD से अधिक होगी। इसलिए जो VL और VC का परिणामी होगा, दोनों का अंतर, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो दोनों के बीच का जो कोण होगा वह कितना होगा? 180 डिग्री का होगा। तो चूंकि VL बड़ा है VC से तो परिणामी भी ऊपर की ओर ही होगा, VL की दिशा में ही होगा, धनात्मक y की दिशा में। एंड वह जो परिणामी है VL और VC का वह VL माइनस VC है, जिसे OM द्वारा धनात्मक y की दिशा में या VL की दिशा में ही, OB की दिशा में ही दर्शाया गया है। तो एंड इस VL माइनस VC को चूंकि दर्शाया गया है OM के द्वारा एवं OA के द्वारा VR को दर्शाया गया है, तब इन दोनों का जो परिणामी है VL माइनस VC एवं VR का परिणामी वोल्टेज को हम V' के द्वारा एक आयत पूरा कर लेते हैं, OANM एक आयत पूरा कर लेते हैं, जिसके कारण AN की जो लंबाई होगी, AN जो भुजा है आयत का, उसकी लंबाई भी कितने के बराबर होगी? उसका मान भी ON के बराबर हो जाएगा। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो AN भी VL माइनस VC हो जाएगा। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग कर लेंगे समकोण त्रिभुज OAN में, जिससे हम परिणामी वोल्टेज V' का मान प्राप्त कर लेंगे। और जब परिणामी वोल्टेज मिल जाएगा तो LCR श्रेणीबद्ध परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा भी प्राप्त हो जाएगी। तो अब आगे हम इसी चीज को प्राप्त करेंगे, धारा का मान प्राप्त करेंगे फेजर आरेख की, कला संकेतक आरेख की सहायता से। लेकिन उसके लिए एक आयत पूरा करना होगा। तो इसके बाद आप लिखें, यदि VL मतलब प्रेरक के सिरों के बीच का विभवांतर संधारित्र के प्लेटों के बीच के विभवांतर से अधिक हो, VL इज ग्रेटर देन VC, तो दोनों का जो परिणामी है एक दूसरे के विपरीत, माने चूंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत है, VL धनात्मक y की दिशा में है, VC ऋणात्मक y की दिशा में है, एंड VL को हमने VC से बड़ा माना है, तो जो दोनों का अंतर होगा वह धनात्मक y की दिशा में ही होगा, मतलब OB या VL की दिशा में ही होगा। यदि VL इज ग्रेटर देन VC तो जो परिणामी होगा दोनों का VL माइनस VC, उसको रिप्रेजेंट किया किसके द्वारा निरूपित किया गया है कला संकेतक आरेख में? OM के द्वारा। तो VL माइनस VC
को निरूपित किया गया है ओम के द्वारा। एवं एक आयत पूरा कर लेते हैं परिणामी वोल्टेज ज्ञात करने के लिए। तो एक आयत ओ ए एन एम, एक आयत ओ एन एम पूरा किया जाता है। और इस आयत में चूंकि आमने सामने की भुजा का मान, भुजा बराबर होती है कि लंबाई बराबर होती है, तो ओ एम बराबर क्या हो जाएगा एन के। इसलिए एन जो होगा आयत में ओ एम के बराबर होगा। और ओ एम हमको मालूम है वी एन माइनस बी सी, तो एन भी वी एन माइनस बी सी होगा, वी एन माइनस बी सी। अब वी एन माइनस बी सी ओ एम द्वारा निरूपित है और ओ ए द्वारा वी आर निरूपित है। दोनों का परिणामी वोल्टेज वी डैश, इस आयत का विकर्ण मतलब वो बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण ओ एन से निरूपित होगा समानांतर चतुर्भुज नियम से। तो वी डैश क्या हो गया, वी डैश हो गया परिणामी वोल्टेज हो गया। वी डैश किसके द्वारा निरूपित है, विकर्ण आयत का विकर्ण ओ एन के द्वारा। तो विकर्ण आयत का ओ एन जो है विकर्ण ओ एन द्वारा क्या निरूपित होगा वी डैश, जो कि क्या है वी एन माइनस बी सी एवं वी आर। वी एन माइनस बी सी धनात्मक वाई एस की दिशा में है, जबकि वी आर किधर है, प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर ओ ए द्वारा निरूपित है धनात्मक एक्स की दिशा में। तो वी डैश क्या हो गया वी एन माइनस बी सी एवं वी आर का परिणामी विभवांतर या परिणामी वोल्टता, परिणामी विभवांतर या परिणामी वोल्टेज। अब हमें धारा का मान प्राप्त करना है, उसके लिए अब पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग हम करेंगे समकोण त्रिभुज ओ ए एन में। देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए एन में पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण स्क्वायर, कर्ण कौन है ओ एन स्क्वायर बराबर आधार, इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में आधार कौन है ओ ए है, लंब कौन है एन है। ओ एन स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, ओ एन कर्ण हो गया, कर्ण स्क्वायर माने ओ एन स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर ओ ए स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर एन स्क्वायर। तो ओ एन स्क्वायर बराबर है ओ ए स्क्वायर, ओ ए का वर्ग प्लस एन स्क्वायर, एन का वर्ग। और ओ एन को हमने क्या माना है परिणामी वोल्टेज, तो वी डैश का स्क्वायर बराबर ओ ए कितना है वी आर है, वी आर का स्क्वायर प्लस एन, एन कितना है वी एन माइनस बी सी, वी एन माइनस बी सी का स्क्वायर। यह परिणामी वोल्टेज का मान आ गया। इससे परिणामी वोल्टेज वी एन वी डैश क्या होगा रूट अंडर हो जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस वी एन माइनस बी सी का स्क्वायर। इससे परिणामी वोल्टेज, परिणामी विभवांतर वी डैश बराबर रूट अंडर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर। वी एल माइनस बी सी एक ही ब्रैकेट के अंदर है उसका स्क्वायर। एंड 3 इक्वेशन तक हम प्राप्त कर चुके हैं, चौथा इक्वेशन हो गया। यहाँ परिणामी वोल्टेज वी डैश को प्राप्त कर लिए, परिणामी विभवांतर है वी डैश। वी डैश क्या है परिणामी विभवांतर, किसका परिणामी विभवांतर है वी एल माइनस बी सी, ओ एन द्वारा दर्शाया गया है धनात्मक वाई एस की दिशा में, और वी आर जो कि ओ ए की दिशा में है, तो दोनों का परिणामी। तो परिणामी विभवांतर वी डैश हमने प्राप्त कर लिया समीकरण 4 में, जो कि वी डैश बराबर रूट अंडर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस बी सी का स्क्वायर। अब हमें फाइनली धारा मालूम करना है, मतलब एल सी आर श्रेणीबद्ध प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान। तो उसके लिए अब वी आर वी एल एवं वी सी का मान समीकरण 3 में हमने प्राप्त किया था, उसका मान हम रखेंगे और आसानी से एल सी आर श्रेणीबद्ध प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रवाहित होने वाली प्रत्यावर्ती धारा आई का मान, उसके लिए व्यंजक प्राप्त कर सकेंगे। एवं उसके बाद कलाकुंभ भी इसी समकोण त्रिभुज से परिणामी विभवांतर वी डैश का वी आर की दिशा से धनात्मक एक्स की दिशा से जो झुकाव कोण है फाई, उसको कलाकोण कहते हैं, तो कलाकोण के लिए भी सूत्र मिल जाएगा। उसके बाद प्रतिबाधा और एवं अनुनाद की शर्त भी हम प्राप्त करेंगे। एंड लास्ट में एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का गुणवत्ता गुणक या गुणवत्ता गुणांक क्वालिटी फैक्टर एवं अनुनाद की तीक्ष्णता को भी जानेंगे अनुनाद वक्र की सहायता से। तो अभी इस वीडियो में
एलसीआर श्रेणीबद्ध परिपथ से संबंधित सारे टॉपिक्स हैं, सभी छोटे छोटे टॉपिक्स भी हैं धारा का व्यंजक प्राप्त करने के बाद भी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। इस वीडियो को मैं हिंदी मीडियम में बना रहा हूं, क्योंकि अंग्रेजी मीडियम में मैंने पहले ही इस टॉपिक के वीडियो को यूट्यूब में अपलोड कर दिया है, जिसे मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस के प्लेलिस्ट से सर्च कर वॉच किया जा सकता है। अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट्स वॉच कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम में इसके वीडियो को। तो अब परिणामी वोल्टेज नेक्स्ट स्टेप में, इसके बाद इक्वेशन 4 के बाद मैं ऊपर लिख रहा हूँ, और v डैश इक्वल्स टू रूट अंडर, अब समीकरण 3 से v r का मान कितना था, प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर I इंटू आर, तो v r की जगह क्या लिखेंगे, I इंटू आर का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा I स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस VL, VL इक्वल टू क्या होगा I इंटू एल ओमेगा, या पहले संकेत रूप में लिख देते हैं I इंटू एक्सएल, एल ओमेगा प्रेरणिक प्रतिघात है, उसका संकेत एक्सएल होता है। संकेत रूप में कभी कभी पूछा जाता है एलसीआर परिपथ का, जैसे प्रतिबाधा क्या है, तो उसमें संकेत के रूप में ही पूछा जाएगा और पूछा जा सकता है 1 नंबर का भी प्रश्न। ऐसे तो ये एलसीआर श्रेणीबद्ध परिपथ को 5 नंबर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्राय पूछा जाता है, लेकिन इसमें जो टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स भी हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हैं, उसमें संकेत के रूप में भी उसमें पूछा जा सकता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। तो इसलिए वी एल इक्वल टू कितना है I इंटू एल ओमेगा हमने लिखा है, एल ओमेगा की जगह संकेत में पहले लिख दिया एक्सएल, उसके बाद मैं फिर इसका सूत्र लिखूंगा। एवं बीसी का वैल्यू कितना था I इंटू 1/c ओमेगा, 1/c ओमेगा को घातीय प्रतिघात कहा जाता है, संकेत है एक्सी, तो माइनस I इंटू एक्सी का होल स्क्वायर, एंड ये सभी रूट अंडर के, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर होगा, वी डैश बराबर रूट अंडर वर्गमूल के अंदर होगा, वर्गमूल संकेत के अंदर होगा, वी स्क्वायर, वी आर का वैल्यू समीकरण 3 से I इंटू आर, तो उसका वर्ग है तो I स्क्वायर आर स्क्वायर, प्लस वी एल माइनस वी सी ब्रैकेट के अंदर है, तो वी एल का मान I इंटू एल ओमेगा, और एल ओमेगा की जगह संकेत प्रेरणिक प्रतिघात का एक्सएल, माइनस I इंटू वी सी होता है I इंटू 1/c ओमेगा, समीकरण 3 में हमने लिखा, लेकिन I/c ओमेगा संधारित्र का प्रतिरोध है, जिसे एक्सी संकेत से सूचित किया जाता है, I इंटू एक्सी का स्क्वायर, तो संकेत रूप में यह मान आ जाएगा वी डैश का। उसके बाद एक्सेल का फॉर्मूला के रूप में भी उसमें हम बैक करेंगे इसे, और वी डैश बराबर है वर्गमूल स्क्वायर रूट I स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से ब्रैकेट के अंदर I इंटू, ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है, सेकेंड टर्म में ब्रैकेट में भी, सेकेंड टर्म में वर्गमूल के अंदर सेकेंड टर्म में भी 2 टर्म है, I एक्सएल माइनस I एक्सी होल स्क्वायर है, तो जब I हम बाहर निकालना चाहेंगे, इसमें ब्रैकेट के बाहर I करेंगे, दोनों टर्म में I प्रेजेंट है, I का स्क्वायर बाहर निकालना होगा इस ब्रैकेट से, तो I स्क्वायर अंडर ब्रैकेट अब एक्सएल माइनस एक्सी है, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट को बंद कर दिया, उसका होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से वर्गमूल से दोनों टर्म में, अब दोनों टर्म्स में I स्क्वायर है, तो I स्क्वायर को हम बाहर निकालेंगे तो I बाहर निकलेगा, और परिणामी विभवांतर वी डैश बराबर I रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। हमको I मालूम करना था, एलसीआर श्रेणीबद्ध प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, तो I अब यहाँ से आ रहा है, इसलिए I इक्वल टू धारा, I इक्वल टू परिपथ एलसीआर श्रेणीबद्ध में प्रवाहित होने वाली धारा I इक्वल टू क्या होगा, वी डैश अपॉन, यह हो जाएगा वी डैश अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, एक्सएल अंडर ब्रैकेट एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। तो यह तो प्रेरणिक प्रतिघात एक्सएल, जिसका सूत्र होता है एल ओमेगा, एवं घातीय प्रतिघात संचर का प्रतिरोध, संधारित्र का प्रतिरोध एक्सी, सूत्र होता है 1/c ओमेगा, तो यह संकेत के रूप में हो गया, धारा का मान आ गया, इसे समीकरण हम 5 मान लें, धारा का तो व्यंजक मालूम हो गया, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा। तो एग्जाम में पहले पूछा जाता है इस परिपथ का जो मेन पार्ट है कि एलसीआर श्रेणीबद्ध परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करें, उसके बाद पूछेगा अनुनाद की शर्त को प्राप्त करें, वो अभी हम प्राप्त करेंगे। तो अब हम एक्सएल और एक्सी का फॉर्मूला के रूप में धारा को हम, ये एक्सएल और एक्सी का फॉर्मूला यहाँ लिख करके एक्सएल और एक्सी की जगह तब भी तो धारा को हम व्यक्त करेंगे। तो इसलिए I इक्वल टू श्रेणीबद्ध एलसीआर एसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I डैश बराबर वी डैश अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की जगह ओमेगा एल
माइनस एक्सी की जगह 1/c ओमेगा का होल स्क्वायर। यह भी धारा का ही व्यंजक हो गया, लेकिन एक्सएल और एक्सी का सूत्र के रूप में। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो यह इसके यह कुल प्रतिरोध है एलसीआर श्रेणीबद्ध एसी परिपथ का, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का, जिसे प्रतिबाधा कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि एलसीआर श्रेणीबद्ध एसी परिपथ की प्रतिबाधा होती है, तो यह सूत्र दे देगा, संकेत के रूप में दे देगा। तो मतलब प्रतिरोधक का प्रतिरोधार, धारतीय प्रतिघात का प्रतिरोध एक्सी एवं प्रेरित प्रतिघात का प्रतिरोध एक्सएल। तो तीनों अवयवों के प्रतिरोधों के संकेतों के रूप में दे देगा। तब इसे भी याद रखना होगा, एक्सएल संकेत के रूप में, या इस रूप में भी दे सकता है, फॉर्मूला के रूप में भी। तो यह फॉर्मूला के रूप में इक्वेशन 6 हो गया, धारा का व्यंजक हो गया। एसी परिपथ में, एलसीआर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, एलसीआर एसी परिपथ में धारा में प्रवाहित होने वाली धारा आई डैश बराबर फाइनली कितना आ गया, वी डैश अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा है माइनस 1/c ओमेगा का होल स्क्वायर। तो यह एलसीआर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का व्यंजक है। अब यहाँ जो नीचे वाला टर्म है हर में, डिनोमिनेटर में, उसे क्या कहा जाता है, एलसीआर परिपथ का कुल प्रतिरोध, जिसे प्रतिबाधा कहा जाता है। तो कभी कभी पूछ देता है प्रतिबाधा क्या है शॉर्ट क्वेश्चन में, या प्रतिबाधा का सूत्र उसे ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में भी दे देगा, बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस रूट अंडर का मतलब वर्गमूल हो गया पूरे पर, आर वर्गमूल के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यह संकेत के रूप में हो गया प्रतिबाधा, बराबर है, इसे हम फॉर्मूला के रूप में भी लिख रहे हैं, एक्सएल और एक्सी का बराबर है आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा का होल स्क्वायर। और यह क्या हो गया, एलसीआर परिपथ एसी परिपथ का कुल प्रतिरोध, एलसीआर एसी परिपथ का कुल प्रतिरोध, एलसीआर एसी परिपथ का कुल प्रतिरोध, जिसे क्या कहा जाता है, प्रतिबाधा कहा जाता है। एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा जिसे जेड संकेत से सूचित किया जाता है। एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा नीचे लिख देता हूं, बराबर एलसीआर एसी परिपथ यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ को संकेत में ए डॉट सी डॉट से सूचित करते हैं। तो मैंने संकेत में एब्रेविएटेड फॉर्म में लिख सकते हैं, ए डॉट सी डॉट, संकेत मैंने छोटे रूप में। तो एलसीआर एसी परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या कहलाएगी, प्रतिबाधा कहलाएगी। एलसीआर परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो गया, एलसीआर एसी परिपथ की प्रतिबाधा, संकेत क्या होगा, जेड होगा, प्रतिबाधा ब्रैकेट में लिख देता हूं इसका संकेत जेड। अब इसके बाद कला को हम मालूम कर लें। परिणामी वोल्टेज वी डैश जो एन द्वारा निरूपित है कला संकेत आरेख में, तो वह वी आर की दिशा से या धारा की दिशा से, जो कि धनात्मक एक्स की दिशा में माना गया है शुरू में ही। तो कितना कोण परिणामी वोल्टेज आई की दिशा से बना रहा है या वी आर की दिशा से, यानी प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर वी आर है, तो उसकी दिशा से कितना कोण बना रहा है, धनात्मक एक्स की दिशा से वी डैश एक्स कोण बनाता है। तो पुनः जो है संपूर्ण त्रिभुज ओ ए एन में, तो कला कोण हम मालूम कर लें। इसमें परिणामी वोल्टेज का कितना कला कोण होगा, माने वोल्टेज एवं धारा के बीच में, विभवांतर एवं धारा के बीच में कोण ज्ञात करने के लिए कला कोण, तो फाई के लिए फॉर्मूला मालूम करना है, जो कि हम करेंगे। तो इक्वेशन 6 हम याद रखेंगे, इसका जरूरत आगे भी पड़ेगा महत्तम धारा के लिए, जब हम अनुनाद की स्थिति डिस्कस करेंगे। आई डैश बराबर वी डैश अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/c ओमेगा का होल स्क्वायर, इसे इक्वेशन 6 है, इसे हम याद रखेंगे, आगे भी जरूरत पड़ेगी। तो अब कला कोण के लिए क्या करेंगे, पुनः त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज ओ ए एन में, संपूर्ण त्रिभुज ओ ए एन में tan फाई, tan का हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यहाँ थीटा की जगह कला कोण फाई है। परिणामी वोल्टेज वी डैश और धारा आई के बीच में, जो धनात्मक एक्स की दिशा में धारा को निरूपित किया गया है। तो tan फाई बराबर लंब बटा आधार, तो ओ त्रिभुज ओ ए एन में लंब कोण होगा एन होगा, जो कि वी एन माइनस वी सी है,
एन है चाहे एन है, एन ए अपॉन ओ एन क्या हो गया, लंब हो गया। लंब कितना है, वी एल माइनस बी सी बटा आधार कितना है, वी आर। एक फॉर्मूला कला कौन का आ गया। तो इक्वेशन 6 के बाद प्रतिबाधा में भी एक इक्वेशन दे दिया जाए, एलसीआर यहाँ पर 7 रूट अंतर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, समीकरण 7 दे दें यहाँ पर बगल में। तो इसके बाद 10 फाई के लिए वोल्टेज के रूप में फॉर्मूला आ गया, वी एन माइनस बी सी अपॉन वी आर, इक्वेशन 8 हो गया। इसे हम वी एल इक्वल टू आई इंटू एक्स एल संकेत में भी लिख सकते हैं, और 10 फाई 3 फार्मूला हो जाएगा 10 फाई के लिए। 10 फाई मालूम होगा तो फाई भी मालूम हो जाएगा। वी एल क्या होता है, आई इंटू एल ओमेगा बी सी, सॉरी आई इंटू पहले संकेत के रूप में आई इंटू एक्स एल माइनस बी सी आई इंटू एक्स सी। वी आर क्या होगा नीचे आई आर, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में कॉमन होकर के नीचे में भी आई है, तो एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, वी आर इक्वल टू आई आर। तो क्या होगा, एक्स एल माइनस एक्स सी। एक्स एल क्या है, प्रेरक का प्रतिरोध है, प्रेरणिक प्रतिघात। एक्स सी क्या है, संधारित्र का प्रतिरोध है, जिसे धारकीय प्रतिघात कहा जाता है, अपॉन वी आर की जगह आई आर लिखेंगे, तो आई से आई तो ऊपर में कैंसिल हो गया, वी एल की जगह आई इंटू एक्स एल, वी सी की जगह आई इंटू एक्स सी अपॉन आई इंटू आर, आई कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, नीचे में आर बचेगा। तो 10 फाई इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन कैपिटल आर, देयरफॉर फाई कला कौन मालूम हो जाएगा, परिणामी वोल्टेज बी डैश एंड टर्म आई के बीच में, वह tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर यह 9 हो गया। एवं एक और फॉर्मूला कला कौन का आ सकता है इसी से, एवं 10 फाई, अब फॉर्मूला लिख दिया जाए एक्सएल और एक्सी का। एक्सएल कितना हो गया, एल ओमेगा, एक्सी कितना हो गया 1/c ओमेगा, एक्सी हो गया 1/c ओमेगा डिवाइडेड बाई आर, इक्वेशन नंबर 10 हो गया। कला कोण के लिए एक और फॉर्मूला हो गया 10 फाई, इसलिए फाई इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा अपॉन आर हो जाएगा। तो केवल फाई जब लिखेंगे तो tan इनवर्स एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा अपॉन डिवाइडेड बाई आर, यहाँ पर डिवाइडेड बाई को मैंने तिरछा लिखा है, जगह कम है नीचे तो इसलिए डिवाइडेड बाई जो साइन है अपॉन को हमने तिरछा लिखा है, एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा अपॉन आर। इसके बाद अब कला कोण आ गया एलसीआर से श्रेणीबद्ध एसी परिपथ का। अब हम अनुनाद एवं अनुनाद की शर्त, विद्युत अनुनाद क्या है, अनुनाद की शर्त जानेंगे, वह भी इस प्रश्न में खेल के रूप में पूछा जाता है, या अनुनाद की शर्त प्राप्त करें पूछ देगा। फिर कोणीय आवृत्ति का व्यंजक अनुनाद की स्थिति में कितना होगा, उसे भी मालूम करना है। फिर गुणवत्ता गुणक है, उसका सूत्र भी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, वह भी जरूरी है, या प्रॉब्लम्स में भी एलसीआर एसी परिपथ का प्रॉब्लम में भी उसका फॉर्मूला का यूज होगा। तो लिखिए विद्युत अनुनाद एवं अनुनाद की शर्त, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस एवं अनुनाद की शर्त। अनुनाद की शर्त, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। जब एलसीआर परिपथ में धारा प्रवाहित होने वाली धारा आई का आयाम अधिकतम हो जाता है, दैट इज आई 0 हो जाता है, तो इसे विद्युत अनुनाद की स्थिति कहा जाता है। एवं जिस एलसीआर एसी परिपथ में विद्युत अनुनाद उत्पन्न होता है उसे अनुनादी परिपथ कहा जाता है। तो लिखें आप डेफिनेशन अनुनाद का, जब एलसीआर श्रेणी, एलसीआर यहाँ श्रेणीबद्ध परिपथ हम पढ़ रहे हैं, एलसीआर समानांतर क्रम भी परिपथ होता है, लेकिन यहाँ पर एलसीआर श्रेणीबद्ध परिपथ पढ़ना है सिलेबस में। तो जब एलसीआर एसी परिपथ से में प्रवाहित होने वाली धारा में प्रवाहित होने वाली धारा आई का मान अधिकतम, मतलब आई 0 हो जाए, धारा का मान महत्तम, महत्तम का मतलब धारा का आयाम अधिकतम हो जाए। आयाम क्या होता है, महत्तम मान होता है, महत्तम का मतलब आई 0 हो जाए, तो इसे अनुनाद की स्थिति कहा जाता है, इसे विद्युत अनुनाद कहा जाता है। अब अनुनाद की शर्त मालूम करना है, तो इसके लिए समीकरण 7 का उपयोग हम करेंगे। समीकरण
समीकरण 7 का उपयोग करेंगे, हमने शुरू में ही कहा था। तो समीकरण 7 में क्या था, जो भी समीकरण हो 6 या 7, जहाँ तक हमें याद है 7 है, उसमें क्या लाए थे समीकरण भी हम लिख देंगे। उसमें हम धारा का मान हमने 7 किया था, आई इक्वल टू वी डैश अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा का होल स्क्वायर। यही वह समीकरण था जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था। उसे बोर्ड से हमने मिटा दिया है, लेकिन हमने कहा था कि इस समीकरण को याद रखेंगे। नंबर जो भी हो 6 या 7 आप देख लेंगे, बोर्ड पर तो है नहीं, लेकिन फिर से मैंने उसे लिख दिया है। तो LCR इसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का ही जो फाइनल व्यंजक है, जो अंतिम व्यंजक हमने प्राप्त किया था, आई बराबर वी डैश अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस अंडर ब्रैकेट एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा का होल स्क्वायर। तो धारा का महत्तम मान कब होगा LCR परिपथ में, जब इसका हर जो है डिनोमिनेटर हर, जिसमें प्रतिबाधा वाला टर्म है जेड के जगह रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा का होल स्क्वायर, इसका मान न्यूनतम हो जाए। तो अनुनाद की शर्त क्या होगा, अनुनाद का मान माने LCR परिपथ में धारा महत्तम कब होगा, जब इसका जो है समीकरण का जो हर है प्रतिबाधा वाला जो टर्म है वह न्यूनतम हो जाए। तो न्यूनतम कब होगा, जब एल ओमेगा बराबर 1/c ओमेगा, मतलब एक्सएल बराबर एक्सी, पेंडिंग प्रतिघात बराबर धारतीय प्रतिघात। तो इस समीकरण में धारा का मान अधिकतम होने के लिए क्या होगा, धारा का मान अधिकतम होने के लिए या महत्तम होने के लिए, मतलब आई का मान I0 हो जाए, तो तभी होगा जब इसका हर न्यूनतम हो जाए। अधिकतम होने के लिए क्या होगा, इसका हर न्यूनतम कब होगा, हर न्यूनतम हो जाए इस इक्वेशन का, मतलब प्रतिबाधा वाला जो टर्म है उसका मान न्यूनतम हो जाए। न्यूनतम मान कितना होगा, केवल R होगा प्रतिबाधा का। जब एल ओमेगा बराबर 1/c ओमेगा हो जाएगा तो रूट अंडर आर स्क्वायर बचेगा, और आर स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, R हो जाएगा। तो होने के लिए क्या होगा, इसमें शर्त होगी एल ओमेगा हर न्यूनतम कब होगा, जब एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा, ये जो टर्म है ब्रैकेट वाला टर्म, इसका डिफरेंस 0 हो जाए, तब केवल एक ही टर्म बचेगा, जेड बराबर R हो जाएगा अनुनाद की स्थिति में। एल ओमेगा बराबर 1/c ओमेगा, माने एक्सएल बराबर एक्सी, और यही अनुनाद की शर्त है। LCR परिपथ में अनुनाद की शर्त, इसी कंडीशन को ऑब्टेन करना रहता है। यह अनुनाद की शर्त, जब पेंडिंग प्रतिघात का मान धारतीय प्रतिघात के बराबर हो जाए, मतलब पेंडिंग प्रतिघात का सूत्र एक्सएल का सूत्र कितना होता है, एल ओमेगा, धारतीय प्रतिघात संचक का जो प्रतिरोध है उसका संकेत एक्सी होता है, उसका सूत्र 1/c ओमेगा। तो एल ओमेगा इक्वल टू 1/c ओमेगा, यही अनुनाद की शर्त है। तो इसे भी एक इक्वेशन दे दिया जाए, यह भी एक इक्वेशन हो गया। अगला इक्वेशन, तो यह अनुनाद की शर्त हो गया, यह अनुनाद की शर्त है। अनुनाद की शर्त ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है। तो अनुनाद की शर्त हो गया, प्राप्त हो गया। अब इसके आधार पर कोणीय आवृत्ति का व्यंजक, और अनुनाद की स्थिति में धारा कितनी हो जाएगी परिपथ में, अनुनाद की स्थिति में धारा कितनी हो जाएगी, I0 बराबर वी डैश की जगह महत्तम वोल्टेज हो जाएगा V0 बटा जेड की जगह R हो जाएगा। तो अनुनाद की स्थिति में क्या हो जाएगा, LCR इसी परिपथ में अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में LCR परिपथ की प्रतिबाधा भी जेड के बराबर कितना हो जाएगा, अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा जो होगा जेड बराबर केवल R के हो जाएगा, केवल R स्क्वायर बचेगा, क्योंकि एल ओमेगा माइनस 1/c, एल ओमेगा बराबर 1/c ओमेगा, जो कि अनुनाद की शर्त है। तो जब एल ओमेगा बराबर 1/c ओमेगा तो दोनों का अंतर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इस टर्म में प्रतिबाधा वाला टर्म में कितना बचेगा, हर में डिनोमिनेटर में R स्क्वायर रूट अंडर आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा, R होगा। तो जेड बराबर R हो जाएगा। और नाद की स्थिति में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, कि पूछा जाता है फ्रंट बोर्ड के एग्जामिनेशन में कि जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, जेड इक्वल टू R एवं जो धारा होगी I बराबर I0 हो जाएगा। तो यहाँ पर V डैश के लिए महत्तम धारा V0 बटा जेड वाला ये टर्म था रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आई वाला जो धारा का व्यंजक है उसमें डिनोमिनेटर में जेड है, माने आर स्क्वायर, जेड का मतलब प्रतिबाधा का मतलब आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा स्क्वायर है। तो एल ओमेगा इक्वल टू 1/c ओमेगा हो गया, तो केवल आर ही बचा अनुनाद की स्थिति में। तो I0 बराबर V0 अपॉन जेड बराबर आर हो जाएगा। ये महत्तम धारा हो गई, I0 बराबर महत्तम वोल्टेज हो गया, V डैश की जगह V0 शिखर वोल्टेज और I0 शिखर धारा। तो यह भी हो गया। और तो प्रतिबाधा कितनी हो गई, जेड बराबर आर एवं परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा अनुनाद की स्थिति में I0 बराबर V0 बटा आर हो गया। अब कोणीय आवृत्ति का, अनुनादी कोणीय आवृत्ति जिस एक मान पर, जिस कोणीय आवृत्ति के जिस एक मान पर, खास मान पर LCR AC परिपथ में धारा का मान अधिकतम हो जाए,
अनुनादी LCR AC परिपथ की कोणीय आवृत्ति का सूत्र भी मालूम करने के लिए पूछा जाता है एग्जाम 12 बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में। तो डिफरेंट 12 बोर्ड्स, स्टेट बोर्ड्स में भी एंड CBSE बोर्ड में भी अनुनादी LCR AC परिपथ की कोणीय आवृत्ति का सूत्र, कोणीय आवृत्ति जो कि अनुनाद की शर्त से ही प्राप्त हो जाएगा। अनुनाद की शर्त जो हम लोग टेन किया है, ओमेगा इक्वल टू 1/c ओमेगा, इसे ओमेगा को ऊपर कर देंगे, यहाँ पर आज एल को नीचे ले आएंगे, एक्सचेंज कर देंगे, ओमेगा को न्यूमरेटर में ले आएंगे, एल को नीचे में, तो ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। और ओमेगा की जगह एक खास मान कोणीय आवृत्ति का या कोणीय वेग का होगा, कोणीय आवृत्ति कहिए या कोणीय वेग कहिए, जिसका संकेत ओमेगा होता है। लेकिन यहाँ अनुनादी कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग का सूत्र क्या होगा, ओमेगा 0 होगा। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा को यहाँ ले आएंगे न्यूमरेटर में, एल ओमेगा इक्वल टू 1/c ओमेगा जो अनुनाद की शर्त है, तो ओमेगा को ऊपर ले आए न्यूमरेटर में, एल को नीचे ले गए, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और ओमेगा की जगह क्या कर देंगे, ओमेगा 0 कर देंगे अनुनाद की स्थिति में, ओमेगा की जगह ओमेगा 0, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/LC। ओमेगा की जगह ओमेगा 0 लिख सकते हैं, ओमेगा का ही एक खास मान है जब धारा का मान केवल एक मान के लिए, कोणीय आवृत्ति का केवल एक मान के लिए LCR परिपथ में धारा का मान अधिकतम होगा। तो ओमेगा की जगह हमने ओमेगा 0 स्क्वायर लिख दिया, अनुनाद की शर्त से ही प्राप्त किया ये। तो ओमेगा 0 स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, जहाँ ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, कोणीय आवृत्ति, एक खास कोणीय आवृत्ति ओमेगा 0 है, जिसे अनुनादी कोणीय आवृत्ति कहा जाता है। अनुनादी LCR AC परिपथ की कोणीय आवृत्ति का नाम क्या है, अनुनादी कोणीय आवृत्ति या अनुनादी कोणीय वेग। देयरफॉर ओमेगा 0 इक्वल टू, इसलिए अनुनादी कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग, अनुनादी कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति ओमेगा 0 बराबर, फॉर्मूला आ गया 1/√LC। यहाँ एल प्रेरकत्व है, सी क्या है, संधारित्र की या संचर की धारिता है। ये अभी एक इक्वेशन आ गया, इसमें भी आप नंबर दे देंगे। अब अनुनादी या तो कोणीय आवृत्ति का फॉर्मूला आ गया, ओमेगा की जगह ओमेगा 0 पुट करने के लिए, इसी ओमेगा 0 कोणीय आवृत्ति का इसी विशेष मान के लिए LCR परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान अधिकतम हो जाएगा। अब कोणीय आवृत्ति कितनी होगी, या तो अनुनादी कोणीय आवृत्ति, अब कोणीय आवृत्ति का जो सूत्र होता है N0 इक्वल टू ओमेगा 0/2π, ओमेगा बराबर होता है कोणीय वेग बराबर 2π इंटू आवृत्ति होता है। हम लोग घूर्णन गति की चैप्टर में भी पढ़े थे 11th में। अब कोणीय LCR AC परिपथ की आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति, यहाँ भी अनुनादी कोणीय आवृत्ति है, तो यहाँ अनुनादी कोणीय वेग है, तो अनुनादी आवृत्ति, क्योंकि कोणीय वेग ओमेगा का एक खास मान ओमेगा 0 पर जो आवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, अनुनादी कोणीय आवृत्ति। और यहाँ अनुनादी आवृत्ति हो गया, तो N0 बराबर क्या हो गया, उसी फॉर्मूला सूत्र से ओमेगा बराबर 2πn, तो N0 बराबर ओमेगा 0 या ओमेगा नॉट अपॉन 2π। ओमेगा 0 का मान अनुनादी कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग, अनुनादी कोणीय वेग ओमेगा 0 बराबर 1/√L इंटू C, कैपिटल C। तो ओमेगा 0 का वैल्यू उतना हो गया 1/2π डिवाइडेड बाई 2π है, तो 1/2π √1/2π मल्टीप्लाइड बाई √1/LC, दैट इज 1/√LC, 1/2π मल्टीप्लाइड बाई 1/√LC। यह अनुनादी LCR AC परिपथ में अनुनादी आवृत्ति का सूत्र हो गया। तो अभी एक फॉर्मूला आया, इसमें भी एक इक्वेशन आप दे देंगे उसके बाद का। चलिए अब लास्ट में LCR परिपथ का गुणवत्ता गुणांक या गुणवत्ता गुणक, क्वालिटी फैक्टर एवं अनुनाद की तीक्ष्णता, हेडिंग दे LCR, वो भी परिपथ कौन होगा, अनुनादी AC परिपथ में ही होता है क्वालिटी फैक्टर। LCR AC परिपथ का गुणवत्ता गुणक या गुणवत्ता गुणांक, दोनों में कोई लिख सकते हैं, गुणवत्ता गुणक में लिखता हूं, गुणवत्ता गुणक, जिसको कैपिटल Q संकेत से Q फैक्टर कहा जाता है अंग्रेजी में, और संकेत में कैपिटल Q से भी डिनोट करते हैं। गुणवत्ता गुणक एवं अनुनाद की तीक्ष्णता की माप जो होती है क्वालिटी फैक्टर द्वारा होती है। अनुनाद की तीक्ष्णता, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, तीक्ष्णता, यह हेडिंग हो गया लास्ट में। LCR परिपथ से संबंधित एक टेल है, टर्म है,
इसे भी डिस्कस कर लिया जाए। कभी कभी इस पर 2 नंबर में पूछ सकता है। अनुनाद की तीक्ष्णता या गुणवत्ता गुणन से क्या समझते हैं, इसका सूत्र ये चाहिए। और यह सूत्र पर प्रॉब्लम में भी यूज होगा या एमसीक्यू में भी उसका सूत्र पूछा जा सकता है। तो अब सर्किट को मैं इरेज करता हूँ, सर्किट एंड फेजर डायग्राम को, क्योंकि यहाँ पर एक वक्र, रेजोनेंस वक्र, अनुनादी वक्र बनाना होगा, जिसमें कोणीय प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की कोणीय आवृत्ति ओमेगा का एलसीआर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के साथ विचरण को दर्शाया जाएगा। तो उस वक्र को मैं यहाँ प्लॉट कर देता हूँ, अनुनादी वक्र को, रेजोनेंस कर्व एलसीआर एसी परिपथ का। इधर वाई एक्स के अनुदेख धारा आई परिपथ में, एलसीआर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा आई को दर्शाया जाता है, एवं एक्स अक्ष के अनुदेख कोणीय वेग को, कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग को। यह देखा जाता है कि जैसे जैसे कोणीय वेग का मान बढ़ता है वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ता है, एवं एक खास मान पर, मतलब कोणीय आवृत्ति का एक खास मान या कोणीय वेग का एक खास मान, जिसे अनुनादी कोणीय आवृत्ति कहा जाता है। अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग का एक खास मान के लिए एलसीआर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान अधिकतम हो जाता है। तो वाई एक्स में एक धारा है, यह धारा का अधिकतम मान हो गया I0, लेकिन उसके लिए यह किसी प्रतिरोध का खास मान के लिए है। यह दूसरा वक्र भी प्राप्त हो सकता है प्रतिरोध के भिन्न भिन्न मानों के लिए, एक खास प्रतिरोध के लिए। प्रतिरोध के मानों को अलग अलग चेंज करके हम जो अनुनादी वक्र है उसे अलग अलग वक्र प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किसकी अनुनाद की तीक्ष्णता किसमें ज़्यादा है, किसमें कम है, बैंड चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो सब हम देख सकते हैं। फिलहाल हमने एक ग्राफ को बनाया है एक प्रतिरोध के लिए, कोई खास प्रतिरोध R के लिए। तो जैसे जैसे कोणीय आवृत्ति बढ़ता है, एक सबसे कोणीय आवृत्ति है, वैसे वैसे धारा भी बढ़ती है। एंड कोणीय आवृत्ति ओमेगा का एक खास मान के लिए, ओमेगा 0 के लिए धारा का मान अधिकतम हो गया, मतलब I0 आ गया। एक खास मान ओमेगा 0 के लिए धारा कितनी हो गई, I0 हो गई, महत्तम धारा हो गई। और यही अनुनाद की स्थिति है, इसे ही अनुनाद की स्थिति कहा जाता है, ओमेगा का एक खास मान के लिए। और कोणीय आवृत्ति ओमेगा 0 के दोनों दो मान ऐसे होते हैं जहां पर धारा का मान जो है, शिखर धारा I0 का 1/2 टाइम्स हो जाता है। इधर ओमेगा 1 है, ओमेगा 0 से थोड़ा कम मान पर, मान लीजिए डेल्टा ओमेगा मान कम है, एंड फिर ओमेगा 0 से थोड़ा अधिक मान होने पर ओमेगा 0 के दाईं ओर, मतलब इधर कोणीय वेग है उस तरफ, कोणीय वेग को धनात्मक एक्स की दिशा में दर्शाया गया है। ये हो गया ओमेगा 2। तो यह मान भी डेल्टा ओमेगा से थोड़ा ज़्यादा है, ओमेगा 0 से। तो दोनों के बीच का जो अंतर होगा डेल्टा ओमेगा और डेल्टा ओमेगा, 2 डेल्टा ओमेगा, इसी को बैंड चौड़ाई कहा जाता है, बैंड विड्थ कहा जाता है। तो क्वालिटी फैक्टर को हम बैंड विड्थ, बैंड की चौड़ाई के रूप में व्यक्त करेंगे। तो ओमेगा 0 से कम मान पर एक कोणीय आवृत्ति, कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति का मान है ओमेगा 0, दैट इज ओमेगा 0 बराबर ओमेगा 0 माइनस डेल्टा ओमेगा। एंड ओमेगा 0 के दाईं ओर भी उतना ही अंतर, मतलब डेल्टा ओमेगा से अधिक मान पर एक कोणीय वेग है या कोणीय आवृत्ति ओमेगा 2 है, दैट इज ओमेगा 2 बराबर ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा, जिस पर कि दोनों मानों के लिए, मतलब ओमेगा 0 से थोड़ा कम मान ओमेगा 1 एंड ओमेगा 0 से थोड़ा अधिक मान ओमेगा 2 के लिए जो परिपथ में, एलसीआर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का जो मान है वह शिखर मान का कितना हो जाएगा, 1/2 टाइम्स हो जाता है, जिसे आरएमएस करंट कहा जाता है, आई आरएमएस। इसे क्या कहा जाता है, आरएमएस करंट, आई आरएमएस। इसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हिंदी मीडियम में भी और अंग्रेजी माध्यम के भी, इंग्लिश मीडियम में भी इसके वीडियो उपलब्ध हैं। हिंदी मीडियम में भी इसका वीडियो IR में रूट में वर्ग माध्य मूल धारा के लिए व्यंजक का, और इंग्लिश मीडियम में, दोनों, मतलब दोनों मीडियम में इसके वीडियोज हैं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो ओमेगा 1 एवं ओमेगा 2 अनुनादी कोणीय आवृत्ति ओमेगा 0 से उस कम मान पर, डेल्टा ओमेगा कम मान पर, एंड फिर डेल्टा ओमेगा अधिक मान पर जो कोणीय वेग ओमेगा 2 है। तो दोनों के लिए, दोनों मानों के लिए एलसीआर परिपथ में प्रवाहित, एसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, शिखर धारा I0 जो ओमेगा 0 पर है, एक खास अनुनादी कोणीय आवृत्ति के खास मान पर है, I0 दर्शाया गया है, वाई एक्स की दिशा में धारा है। तो यह जो मान है I0/2 हो जाता है ओमेगा 1 एवं ओमेगा 2 के लिए। और यह चित्र जो है, चित्र, दो चित्र मैं पहले बना चुका हूँ, चित्र 3 है। यह क्या है, एलसीआर परिपथ का अनुनादी वक्र, एलसीआर एसी परिपथ का अनुनादी रेजोनेंस कर्व, अनुनादी वक्र, जो
एलसीआर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा में परिवर्तन को दर्शाता है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत के कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग में परिवर्तन के साथ। जैसे जैसे कोणीय वेग ओमेगा का मान बढ़ता है, धारा का मान भी एलसीआर परिपथ में बहने वाली धारा भी बढ़ती है और कोणीय आवृत्ति का एक खास मान अनुनादी कोणीय आवृत्ति ओमेगा 0 पर धारा का मान अधिकतम हो जाता है, जिसे I0 संकेत से दर्शाया गया है। लेकिन ओमेगा 0 जो कोणीय आवृत्ति है जिस पर धारा का मान अधिकतम I0 होता है, उसके दोनों साइड में, उससे थोड़ा कम मान पर डेल्टा ओमेगा कम मान पर एवं डेल्टा ओमेगा अधिक मान पर दो कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग के दो मान हैं ओमेगा 1 ओमेगा 2, जिस पर धारा का मान एलसीआर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान गिरकर फॉल होकर I0/2 हो जाता है, जिसे IRMS माने वर्ग माध्य मूल धारा संकेत में IRMS लिखा जाता है। IRMS बराबर I0/2 हमने दिखाया है। तो यहाँ पर ओमेगा 0 जो है वो क्या है, ओमेगा 0 जो है ओमेगा 0 से थोड़ा कम मान है, ओमेगा 0 के बाईं ओर है। कितना से कम है, डेल्टा ओमेगा से कम है। एंड ओमेगा 2 क्या है, ओमेगा 0 से थोड़ा अधिक मान है, ओमेगा 2। एंड दोनों का जो अंतर होगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, वह कितना हो जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा 0 माइनस डेल्टा ओमेगा, तो 2 डेल्टा ओमेगा हो जाएगा। उसी को क्या कहा जाता है, बैंड चौड़ाई। यह जो मान होगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 2 डेल्टा ओमेगा, 2 डेल्टा ओमेगा। इसे क्या कहा जाता है, बैंड चौड़ाई, बैंड विथ बी डॉट कैपिटल बी डॉट डब्ल्यू डॉट, शॉर्ट फॉर्म में से लिख सकते हैं बी डॉट डब्ल्यू डॉट, बैंड चौड़ाई अंग्रेजी में बैंड विथ। तो 2 डेल्टा ओमेगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, दोनों आवृत्तियों का अंतर, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 0 के दोनों की आवृत्तियों का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 2 डेल्टा ओमेगा। और इसे क्या कहा जाता है, बैंड चौड़ाई, जिसे बी डॉट डब्ल्यू डॉट से व्यक्त किया जा सकता है। तो क्वालिटी फैक्टर का मतलब एलसीआर परिपथ का जो एलसीआर परिपथ का जो गुणवत्ता गुणक है वह क्या है, एंड उसके आधार पर हम अनुनाद अधिक तीक्ष्ण है या कम तीक्ष्ण है उसको हम देख सकते हैं। उसकी माप है गुणवत्ता गुणक क्या है, एलसीआर परिपथ में गुणवत्ता गुणक जिसे क्या कहा जाता है, क्यू क्वालिटी फैक्टर, लिखा भी हमने शॉर्ट में क्यू फैक्टर या केवल क्यू भी कहा जाता है। तो यह क्या है, यह माप है अनुनादी एलसीआर एसी परिपथ में अनुनाद की तीक्ष्णता की माप है। लिख रहे हम इसे, हेडिंग तो दिए ही थे, फिर से उसे ऊपर भी लिख देते हैं। यह माने क्यू जो फैक्टर है वह क्यू फैक्टर या गुणवत्ता गुणक, क्वालिटी फैक्टर शॉर्ट में क्यू फैक्टर, केवल क्यू भी लिखा जा सकता है। तो एलसीआर क्यू फैक्टर क्या है, एलसीआर परिपथ का क्यू फैक्टर क्या है, क्यू फैक्टर एलसीआर अनुनादी एसी परिपथ में, अनुनादी एसी परिपथ में, अनुनादी एसी परिपथ में अनुनाद की तीक्ष्णता की माप है। अनुनाद रेजोनेंस, अनुनाद का मतलब एलसीआर परिपथ में धारा का मान महत्तम होना, अनुनाद की तीक्ष्णता की माप को बताता है कि अनुनाद ज्यादा तीक्ष्ण है या कम तीक्ष्ण है। अनुनाद की तीक्ष्णता की माप है कौन, क्वालिटी फैक्टर, गुणवत्ता गुणक। क्यू फैक्टर का मान जितना अधिक होगा तो अनुनाद की तीक्ष्णता उतनी ही अधिक होगी। तो लिखें क्यू फैक्टर का मान जितना अधिक होगा अनुनादी एलसीआर एसी परिपथ में अनुनाद की तीक्ष्णता उतनी ही अधिक होगी। अनुनादी एलसीआर एसी परिपथ में अनुनाद की तीक्ष्णता, अनुनाद की तीक्ष्णता, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस उतनी अधिक होगी। क्यू फैक्टर का मान जितना हाई होगा उतना ही, जितना उच्च होगा उतना ही अनुनाद की तीक्ष्णता अधिक होगी। जितना कम क्यू फैक्टर का मान होगा उतना ही अनुनाद की तीक्ष्णता कम होगी। अनुनाद की तीक्ष्णता शार्पनेस कम होने का मतलब क्या है कि उसमें धारा का मान मिनिमम हो जाएगा। धारा एलसीआर एसी परिपथ में धारा का मान अधिकतम होगा तो उस अनुनाद की स्थिति कहा जाता है, अनुनाद अधिक तीक्ष्ण कहा जाएगा। जब धारा अधिक होगा तो क्यू फैक्टर का मान भी अधिक होगा। क्यू फैक्टर का मान जितना अधिक होगा अनुनाद की तीक्ष्णता उतनी ही अधिक होगी, मतलब एलसीआर परिपथ में बहने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा उतनी ही अधिक होगी। जितनी कम धारा होगी तो क्यू फैक्टर का मान भी उतना ही कम होगा, अनुनाद की तीक्ष्णता को उतना ही कम कहा जाएगा, लेस शार्प कहा जाएगा। अनुनाद की तीक्ष्णता उतनी ही अधिक होगी, उतनी ही अधिक होगी।
तो नाथ की तीक्ष्णता क्या है उसे मैंने बताया। और क्वालिटी फैक्टर को हम का सूत्र जान लें तो हम नाथ की तीक्ष्णता को और भी बैंडविड्थ के साथ बैंड चौड़ाई से क्या रिलेशन होता है, तीक्ष्णता का क्या प्रभाव पड़ेगा बैंडविड्थ के साथ, वो भी देख सकेंगे हम क्यू फैक्टर के साथ साथ। तो अब ऊपर से हम डेफिनेशन को इरेज करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने नोट किया होगा। क्यू फैक्टर का दो फार्मूला हो गया। तो क्यू फैक्टर का फर्स्ट जो फार्मूला है, क्यू फैक्टर क्यू गुणक, क्वालिटी गुणक, केवल क्यू भी कहा जाता है, मैं केवल क्यू लिख रहा हूँ, गुणवत्ता गुणक क्यू फैक्टर को केवल क्यू, एलसीआर के ऊपर। क्यू क्या होता है? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, मतलब प्रेरक के सिरों के बीच का विभवांतर एवं प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर का अनुपात, या संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर एवं प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर। तो वीएल बटा वीआर या वीसी बटा वीआर, और वीएल कितना होता है? वीएल कितना होता है? प्रेरक के सिरों के बीच का विभवांतर आई इंटू एक्सएल, आई इंटू एल ओमेगा। प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर कितना होता है? आई आर, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एल ओमेगा, माने वीएल इक्वल टू आई इंटू एल ओमेगा बटा वीआर, प्रेरक के प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर वीएल, अब वीएल का मान आई इंटू एल ओमेगा बटा वीआर आई इंटू आर, आई से आई कैंसिल हो गया, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्यू बराबर एल ओमेगा अपॉन आर। या फिर संधारित्र या संचय के प्लेटों के बीच का विभवांतर वीसी, अब वीसी का फॉर्मूला क्या हो गया? आई इंटू एक्सी, आई इंटू संधारित्र का प्रतिरोध, जिसका संकेत कितना होता है? एक्सी होता है, धात्रीय प्रतिघात, सूत्र कितना होता है? एक्सी इक्वल टू 1/c ओमेगा। तो आई इंटू 1/c ओमेगा बटा फिर संधारित्र। दूसरा क्या हो गया? विकल्पता क्या हो गया इसका? पहले तो होता है क्वालिटी फैक्टर गुणवत्ता गुणक एलसीआर परिपथ का, ऐसी परिपथ का प्रेरक के सिरों के बीच का विभवांतर बट एवं प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर का अनुपात, या संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर या एवं प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर। तो प्रेरक के सिरों के बीच का विभवांतर एवं प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर का अनुपात वीएल बटा वीआर से तो ये मिल गया, एल ओमेगा बटा आर मिल गया, एवं या संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर वीसी एवं प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर वीसी बटा वीआर। वीसी कितना होगा? आई गुने 1/c ओमेगा एंड वीआर एक बार फिर आई आर, आई से आई कैंसिल हो जाएगा वीसी बटा वीआर में, तो क्या बचेगा? 1/c ओमेगा बटा आर, दैट इज 1/c ओमेगा आर, फाइनली 1/c ओमेगा आर। तो यह पहला फार्मूला हो गया, इसको रोमन में 1 दे देते हैं। तो ये पहला फार्मूला हो गया इसका, क्वालिटी फैक्टर का, एलसीआर एसी परिपथ का, एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के क्वालिटी फैक्टर का पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र बैंडविड्थ के रूप में है। दूसरा सूत्र क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर जो होता है अनुनादी कोणीय आवृत्ति ओमेगा 0 बटा बैंड चौड़ाई। बैंड चौड़ाई कितना होता है? 2 डेल्टा ओमेगा, 2 डेल्टा ओमेगा बैंड चौड़ाई है, इसका अनुपात अनुनादी कोणीय आवृत्ति बटा बैंड चौड़ाई। तो बैंड चौड़ाई कितना हो गया? 2 डेल्टा ओमेगा। यह भी क्वालिटी फैक्टर का दूसरा सूत्र हो गया। ओमेगा 0 क्या है? अनुनादी कोणीय आवृत्ति, जिस पर एलसीआर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान अधिकतम हो जाता है। तो Q बराबर ओमेगा 0 अनुनादी कोणीय आवृत्ति एवं बैंड चौड़ाई। बैंड चौड़ाई क्या है? दोनों आवृत्तियों का अंतर। ओमेगा 0 अनुनादी कोणीय आवृत्ति के दोनों ओर जो आवृत्तियां हैं ओमेगा 1 और ओमेगा 2, ओमेगा 1 थोड़ा कम आवृत्ति है, डेल्टा ओमेगा से कम आवृत्ति है, ओमेगा 2 डेल्टा ओमेगा से थोड़ा ज्यादा आवृत्ति है, दोनों का अंतर को क्या कहते हैं? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, 2 डेल्टा ओमेगा। और यह क्या है? बैंड चौड़ाई है, यह बैंड चौड़ाई है, जिसको बी डॉट डब्ल्यू डॉट मान शॉर्ट में छोटे रूप में बी डॉट। बैंड चौड़ाई का अंग्रेजी क्या होता है? बैंड विड्थ। तो बी डॉट, बैंड का पहला लेटर बी, विड्थ का पहला लेटर डब्ल्यू, तो बी डॉट डब्ल्यू डॉट से लिखते हैं। तो बैंड चौड़ाई कितना हो गया? 2 डेल्टा ओमेगा। तो दूसरा सूत्र हो गया एलसीआर परिपथ का गुणवत्ता गुणक, जिसे अंग्रेजी में क्वालिटी फैक्टर कहा जाता है, शॉर्ट में क्यू फैक्टर, केवल क्यू से भी लिखा जाता है। तो क्यू बराबर ओमेगा 0 अनुनादी कोणीय आवृत्ति बटा बैंड चौड़ाई। बैंड चौड़ाई कितना हो गया? 2 डेल्टा ओमेगा। और 2 डेल्टा ओमेगा को प्राप्त किया जा सकता है कितना? प्रतिरोध आर एवं प्रेरकत्व एल के अनुपात के बराबर। तो 2 डेल्टा ओमेगा कितना होगा? R/L। तो 2 डेल्टा ओमेगा की जगह भी हम लिख दें ओमेगा 0 बटा 2 डेल्टा ओमेगा बैंड चौड़ाई R/L, जिससे कि फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ओमेगा 0 L बटा ओमेगा 0 L बटा कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। L ऊपर चल जाएगा न्यूमरेटर में R हो जाएगा। तो इस प्रकार एलसीआर अनुनादी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का गुणवत्ता गुणक या गुणवत्ता गुणांक क्वालिटी फैक्टर क्यू के लिए 2 फार्मूला हमने यहाँ बोर्ड पर लिखा। एंड बैंडविड्थ के साथ क्या रिलेशन हो जाएगा? बैंडविड्थ नीचे में है ना, बैंडविड्थ समीकरण 2 में है। समीकरण 2 से बैंडविड्थ कितना हो गया? बैंड चौड़ाई बी डॉट डब्ल्यू डॉट, बैंड चौड़ाई है, बैंड चौड़ाई दोनों आवृत्तियों का अंतर है ओमेगा 0 के दोनों, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो इसको ऊपर कर दें, 2 डेल्टा ओमेगा बराबर हो जाएगा ओमेगा 0 बटा क्यू। क्वालिटी फैक्टर नीचे चला आएगा,
तो क्वालिटी फैक्टर का ज़्यादा मान होगा तो बैंक चौड़ाई क्या होगी, कम होगी। ये जो डिफरेंस होगा, क्वालिटी फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना बैंक चौड़ाई क्या होगी, बैंक चौड़ाई कम होगी। क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होता है तो अनुनाद की तीक्ष्णता अधिक होती है, लेकिन बैंक चौड़ाई का मान कम हो जाएगा। तो बैंक चौड़ाई को क्वालिटी फैक्टर से रिलेट जो हमने किया है तो है मैंने अनुनाद की तीक्ष्णता जानने के लिए कि अगर क्वालिटी फैक्टर बढ़ेगा तो बैंक चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बैंक चौड़ाई घट जाएगी। बैंक चौड़ाई घटने का मतलब क्या है, ये घट जाए माने इसका मतलब है कि जो पीक है करंट का बहुत पतला होगा, शार्प होगा। अब अलग मान के लिए दिखाएंगे, ये मान लिया कि R1 मान है, प्रतिरोध का मान के लिखा है। एक दूसरा ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो एक दूसरा ग्राफ भी प्लॉट करते हैं तो देखा जाए उसका प्रतिरोध R2 है, तो R2 ज्यादा प्रतिरोध है, R1 कम है। R2 में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ बैंक चौड़ाई का मान बढ़ गया, ω1 ω2 का जो वैल्यू है थोड़ा सा इधर दोनों शिफ्ट हो गया, तो बैंक चौड़ाई क्या हो गया, बैंड विड्थ इंक्रीज कर गया। तो बैंड विड्थ बढ़ गया, इसका मतलब है कि बैंड विड्थ बढ़ने का मतलब क्या है, क्वालिटी फैक्टर का मान घट गया। क्वालिटी फैक्टर घटेगा तो बैंड विड्थ, क्वालिटी फैक्टर डिनोमिनेटर हर में तो क्यू का वैल्यू घटेगा तो बैंक चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो धारा का मान क्या हो जाएगा, धारा का जो पीक है वो देखिए यहाँ पर पीक जो है घट गया। तो जैसे जैसे प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे बैंक चौड़ाई तो बढ़ेगी, लेकिन जो पीक है, ग्राफ का जो पीक है, धारा का मान जो है परिपथ में घटता जाएगा। तो R2 क्या है, R2 यहाँ ग्रेटर है R1 से। ऊपर वाला जो मान हमने एक खास प्रतिरोध के लिए खींचा था R के लिए, उसको मान R1 दे दें, इसका R2 दे दें। तो R2 बड़ा है R1 से, तो R2 बढ़ा तो बैंक चौड़ाई तो बढ़ गई। ω2 माइनस ओमेगा का जो अंतर है दोनों आवृत्तियों का, वो तो ω0 के दोनों आवृत्तियों का वो अंतर तो बढ़ गया, लेकिन धारा का मान जो पीक है, धारा का मान I0 यहाँ था, अब ये I0 जो है इसमें भी धारा पीक होगी, लेकिन अब ये घट गया, पहले की तुलना में अब धारा इतना आ गया। फिर इससे भी अधिक मान लेंगे तो जैसे जैसे प्रतिरोध का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो ये पीक है, जो शीर्ष है इसका वक्र का, वो फ्लैट होता, सपाट होता जाएगा। माने बैंक चौड़ाई तो बढ़ते जाएगी लेकिन क्वालिटी फैक्टर घटते जाएगा, परिपथ में धारा का मान, परिपथ में धारा का मान भी घटते जाएगा। तो जितना की क्वालिटी फैक्टर अधिक होगा तो बैंक चौड़ाई कम होगी, जितना बैंक चौड़ाई कम होगी तो क्वालिटी फैक्टर अधिक होगा। इसका मतलब है कि LCR परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा अधिक होगी। तो एवं जो वक्र है उसका जो चोटी है, टॉप है, शीर्ष है, वो उसका पीक ज्यादा अधिक होगा, क्वालिटी फैक्टर अधिक होने से बैंक चौड़ाई कम होगा। तो बैंक चौड़ाई बढ़ता जाएगा तो पीक जो है घटता जाएगा। शिखर मान का जो पीक है, चोटी वह शीर्ष वह घटता जाएगा, फ्लैट होता जाएगा। तो इस प्रकार अनुनाद की तीक्ष्णता की माप जो है क्वालिटी फैक्टर ही है। क्यू फैक्टर का मान ज्यादा होगा तो अनुनाद की तीक्ष्णता अधिक होगी, परिपथ में प्रवाहित LCR परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा अधिक होगी। तो क्यू फैक्टर ज्यादा होगा तो बैंक चौड़ाई क्या होगी, कम होगी। बैंक चौड़ाई अगर कम है, बैंक चौड़ाई यदि कम है किसी अनुनादी वक्र का, माने अनुनादी वक्र का बैंक चौड़ाई कम है तो इसका मतलब समझिए कि बैंक चौड़ाई का मतलब कम है का मतलब क्वालिटी फैक्टर का मान क्या है, ज्यादा है। अब बैंक चौड़ाई ज्यादा है तो समझिए कि उसमें धारा का मान कम प्रवाहित हो रहा है उस LCR परिपथ में। तो बैंक चौड़ाई से क्वालिटी फैक्टर एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसके साथ ही LCR AC परिपथ के में जितने भी टॉपिक्स थे उसको डिस्कस किया गया। तब इसके आधार पर जो भी प्रश्न पूछा जाए आप सभी 12 बोर्ड्स के फिजिक्स पेपर्स मतलब फिजिक्स एग्जामिनेशंस में आप उसका उत्तर दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का लघु उत्तरीय का, लेकिन यह जो प्रश्न आता है LCR पर धारा का व्यंजक एवं नाद की शर्त प्राप्त करना, कोणीय आवृत्ति का व्यंजक, ये 5 नंबर में आता है। एंड क्वालिटी फैक्टर पर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, फॉर्मूला भी उसका भी 32 प्रश्न हो सकते हैं। इस वीडियो को मैंने हिंदी माध्यम में डिस्कस किया क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑल 12 बोर्ड्स के फिजिक्स पेपर्स के लिए, CBSE बोर्ड के लिए भी, जितने भी राज्यों के बोर्ड हैं, स्टेट बोर्ड्स, उनके लिए भी। किसी न किसी बोर्ड में माने कुछ बोर्ड में तो निश्चित रूप से एक साथ भी पूछा जाता है LCR सर्किट, लेकिन किसी न किसी बोर्ड में फिजिक्स पेपर में हर साल पूछा जाता है। इसलिए इसका वीडियो हिंदी मीडियम में नहीं था, तो इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो चैप्टर 7 बुक 1 क्लास 12 फिजिक्स 12वीं भौतिकी का, तो LCR श्रेणीबद्ध LCR परिपथ पर प्रयुक्त AC वोल्टता या जिसे सीरीज LCR AC सर्किट कहा जाता है, या प्रेरकत्व धारिता प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, इसे दूसरे ढंग से भी कहा जा सकता है। तो इसको डिस्कस किया गया। उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो समझ में आया हो तो आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, दूसरों से अपने मित्रों से भी इसे शेयर करें अधिक से अधिक संख्या में। एवं जो नए व्यूअर्स हैं जो पहली बार इस चैनल को वॉच कर रहे हैं, तो ये अधिक से अधिक संख्या में मेरे YouTube चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स सो मच।